Now I'm explaining chapter respiration in plants. Cellular respiration is the mechanism of breakdown oxidation of food material within the cell to release energy and the trapping of this energy for the synthesis of ATP. तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसमें कि फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है इसका सेल में एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, और एटीपी की सिंथेसिस होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. The energy is released slowly in a stepwise series of reaction catalyzed by enzymes. Such stepwise metabolisms serve the purpose like it facilitates the utilization of relatively higher proportion of that energy in ATP synthesis. Activities of enzyme of different steps may be enhanced or inhibited by specific compounds, and this provide a mean of controlling the rate of the pathway and release of energy according to the demand of the cell. The same pathway may be utilized for forming intermediates used in synthesizing of other biomolecule in the cell. तो जो मेटाबॉलिज्म होती है इस पर्पस की वो क्या करती है, एक तो हायर प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी एटीपी की सिंथेसिस करती है. एक्टिविटीज़ जो होती है एंजाइम की डिफरेंट स्टेप्स पे उसको बढ़ाती है या फिर रोकती है स्पेसिफिक कंपाउंड के थ्रू, और इस तरह से ये जो पाथवे की रेट है उसको कंट्रोल करती है और एनर्जी रिलीज जो सेल की डिमांड होती है उसी के हिसाब से एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है. और यही पाथवे यूटिलाइज़ किया जाता है इंटरमीडिएट जो बनाए जाते हैं सिंथेसिस में, जब बायोमोलिक्यूल सेल में बनते हैं उस समय. ग्लूकोज इज़ द मोस्ट फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. द रिएक्शन दैट अकर इन द रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी सम अप्ड बाय द इक्वेशन C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy 2870 किलो जूल एनर्जी. तो ग्लूकोज जो है वो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के उसके साथ कंबाइन करके देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल, और एनर्जी निकलती है 2870 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है. Now I'm talking about plant respiration. Plant have stomata and lenticel for gaseous exchange. Stomata are tiny pores found on the surface of leaf, and lenticel are the open area found on stem. Reason why plant can get alone without respiratory organs are: every part of the plant take care of its own gaseous exchange need, and there is a very little transport of gas from वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर. तो हमारी तरह इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है जो आपस में लिंक्ड हो. नॉस्ट्रिल हमारे अंदर है, फिर उससे ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, ब्रैंकियोल्स, एल्वोलाई, लंग्स, ऐसा नहीं है. प्लांट में जो प्लांट के पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ, सब में अलग अलग रेस्पिरेशन होता है. और रूट अलग रेस्पिरेशन करती है डिफ्यूज़न की प्रोसेस से, स्टेम में लेंटिसेल से हो जाता है, और लीफ में स्टोमेटा से रेस्पिरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है. Plants do not have great demand for gas exchange. The rate of respiration is far lower than that of animals. The distance for which the gas diffuses even in large, bulky plants is not as great as living cells in a plant are located quite close to the surface of the plant. तो प्लांट में अगर हम देखें तो प्लांट का हर पार्ट जो है वो अपने आप गैसेस एक्सचेंज करके और बहुत कम ही ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. प्लांट अपना जो गैसेस का एक्सचेंज है वो उसी एरिया में ही करता है, जैसे रूट का रूट में ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा आगे स्टेम में. प्लांट जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती गैसेस एक्सचेंज की, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन काफ़ी स्लो होता है प्लांट में इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हमारे में रेस्पिरेशन की रेट हाई होती है. Now I'm talking about types of respiration. Respiration is of two types, aerobic and anaerobic. Aerobic respiration yields more energy as the respiratory substrate is completely oxidized in the presence of oxygen, compared to anaerobic respiration where the substrate is only partially oxidized in the absence of oxygen.
तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें क्योंकि ऑक्सीजन होती है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का और ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से फूड में जो एटीपी का रिलीज़ होती है वो भी कम हो जाता है. Now I'm talking about mechanism of respiration. Both aerobic and anaerobic respiration start with glycolysis. In aerobic respiration, glycolysis is followed by citric acid cycle and then electron transport system, both occurring in the mitochondria. In anaerobic respiration, glycolysis is followed by the formation of ethyl alcohol or organic acid that occur in the cytoplasm. So glycolysis scheme of reaction was given by Amden, Meyerhoff and Parnas. Hence it is also called the EMP pathway. It occurs in the cytoplasm of the cell. तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें रेस्पिरेशन की तो इसमें एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस से ही स्टार्ट होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट्स हो. ये पहली साइकिल है जो चलती है ग्लाइकोलिसिस. और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस से पूरा नहीं पड़ता है केवल क्योंकि एटीपी का गेन 2 ही एटीपी इसमें होते हैं. बनते तो टोटल 4 हैं पर नेट गेन 2 का ही होता है क्योंकि 2 इसने पहले लिए होते हैं, बोरो किए होते हैं तो इसे लौटाने होते हैं. तो उसके बाद एक और साइकिल चलती है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं. फिर भी इससे भी पूरा नहीं पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है. तो टोटल 38 एटीपी हम लोग को मिल पाते हैं क्योंकि क्रेब्स साइकिल से हमें 15 एटीपी मिलते हैं और एक बार में 2 क्रेब्स साइकिल एक साथ चलती हैं तो 30 एटीपी मिलते हैं. 6 एटीपी हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मिलते हैं तो टोटल 38 एटीपी मिल जाते हैं. अब एक साथ 2 क्रेब्स साइकिल इसलिए चलती हैं कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए 2 क्रेब्स साइकिल एक साथ चलती है. तो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो इसे एमडेन, मेयरहॉफ और पारनास ने दिया था इस पाथवे को, ईएमपी पाथवे को, और ये साइटोप्लाज्म में चलती है ग्लाइकोलिसिस. In this process, glucose is partially oxidized and converted into 2 molecule of pyruvic acid. तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज को पार्शली ऑक्सीडाइज किया जाता है और ये 2 मॉलिक्यूल बना लेता है पायरुविक एसिड के. ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड विद द हेल्प ऑफ एटीपी इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज. तो ग्लूकोज को सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला जाता है और इसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज हेल्प करता है और एटीपी की ज़रूरत पड़ती है. नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैटलाइज्ड बाय आइसोमरेज. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो बदल जाता है अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और यहाँ पे एंजाइम होता है आइसोमरेज. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज देन फॉस्फोराइलेटेड